हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 3 अक्टूबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, रेप लॉ इन इंडिया आर करंटली जेंडर स्पेसिफिक। सेकेंड, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 एडेड stringent punishment for rape. Third, Criminal Law Amendment Act 2018 introduced death penalty in all rape cases. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए 1 एंड 2। फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो करेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट। अब देखिए, लॉ कमीशन जो है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने 172nd रिपोर्ट में ये बताया था कि करंटली इंडिया के अंदर जो रेप लॉज है दे आर मोर जेंडर स्पेसिफिक। उसके अंदर ये प्रिज्यूम किया जाता है दैट द क्रिमिनल शुड बी ओनली एंड ओनली मेन, राइट। तो उसके अंदर ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आदमी जो है वही रेप कर सकता है। तो लॉ कमीशन ने ये रेकमेंड किया था अपने 172nd रिपोर्ट के अंदर कि इसके अंदर जेंडर न्यूट्रल लॉज जो है वो बनाने चाहिए टू डील विद द केसेस ऑफ रेप। सेकेंड जो है वो करेक्ट है। 2012 में आप सभी को पता है कि निर्भया रेप केस हुआ था और उसके रिएक्शन के तौर पे पार्लियामेंट ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास किया। उसके अंदर अगर विक्टिम जो है उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस रेप और इट लीड्स टू अ वेजिटेटिव स्टेट टू द विक्टिम, तो ऐसे केस में जो क्रिमिनल है उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी, राइट। तो ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अंदर ये प्रोविजन था कि अगर रेप की वजह से विक्टिम की डेथ हो जाती है और उनके मानसिक भार के ऊपर बहुत ही बड़ी इंपैक्ट पड़ती है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ती है, तो ऐसे केस में जो क्रिमिनल है उनको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। सो इट एडेड stringent provisions and stringent punishment for the rape cases. फिर उसके बाद 2018 में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको पता है कि कथुआ रेप केस हुआ था। इट वॉज अ चाइल्ड रेप केस, राइट। तो उसके अंदर जो 12 साल से कम उम्र की बच्ची है, अगर उनके साथ रेप होता है तो ऐसे केस में भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज डेथ पेनल्टी है जो दी जाती है। और यहां पे क्या लिखा है, इन ऑल रेप केसेस। तो पहली बार तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है 2013 में। ये जो 2018 में इंट्रोडक्शन हुआ था इट वाज स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल चाइल्ड, राइट। तो ऑल रेप केसेस में नहीं है, इस वजह से ये थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए 1 एंड 2। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो गैंगरेप हुआ था उसके चलते पूरे देश में डिबेट चल रही है रेप लॉस को लेके। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? First, its composition has not changed since its inception. Second, the powers and emoluments of election commissioners are similar to that of members of parliament. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, हमें यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था। तो इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन जो है वो चेंज हुआ है। इलेक्शन कमीशन बना 1950 में, देन 1989 तक इलेक्शन कमीशन वाज यूज्ड टू बी अ सिंगल मेंबर बॉडी। 1989 तक उसके अंदर सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। फिर 1989 में क्या हुआ, द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। तो इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन का वर्कलोड जो है वो इंक्रीज हो गया। तो 1989 के अंदर दिस बॉडी वाज कन्वर्टेड इनटू अ 3 मेंबर बॉडी, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर है। फिर उसके बाद अगेन 1990 के अंदर फिर से इस कंपोजिशन को रिस्टोर किया गया। सो अगेन इट वाज रिस्टोर्ड टू अ सिंगल मेंबर बॉडी। फिर अगेन 1993 के अंदर इसको 3 मेंबर बॉडी में कन्वर्ट किया गया। तो मतलब फिर से वही रिपीटेशन हुआ, राइट।
तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसका कंपोजिशन जब से ये बना है तब से चेंज ही नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज द पावर्स एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर आर सिमिलर टू दैट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पावर्स एंड इमोल्यूमेंट्स है वही सिमिलर इमोल्यूमेंट्स किसे मिलते हैं, इलेक्शनल कमिश्नर्स को मिलते हैं। तो सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, आवर आंसर इज सी बोथ 1 and 2 बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा गया था। अभी बिहार के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इस वजह से मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि स्टेट लेजिस्लेचर एंड इलेक्शन कमीशन ये दोनों चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement is or are correct? First, right to food is an essential part of Article 14 of the Constitution. Second, local self-governments are responsible for the identification of eligible families to receive food grains through PDS, that is Public Distribution System. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर 1 nor 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज राइट टू फूड इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू फूड जो है वो उसका एक पार्ट है, राइट। एंड अगर हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर जो फैमिलीज है विच आर एलिजिबल टू रिसीव फूड ग्रेन्स एट फेयर प्राइसेस, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई द फैमिलीज। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट होगा, आंसर इज डी, नाइदर 1 nor 2। सो मध्य प्रदेश के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो बाहर आया है कि वहां पे जो राइस का स्टॉक है अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आउट ऑफ विच 16% इज नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। मतलब कि 16% राइस ऐसे है कि जो हम यूज नहीं कर सकते, राइट। तो ये पीडीएस के चैलेंजेस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो उसके अंदर आप कह सकते हैं कि प्रोक्योरमेंट के चैलेंजेस है, देन स्टोरेज के चैलेंजेस है, ट्रांसपोर्टेशन के चैलेंजेस है, तो ऐसे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following Indian state prohibited witch hunting by passing a specific legislation? Option A Kerala, option B Karnataka, option C Assam and option D West Bengal। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, आसाम। आसाम ने 2015 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज विच हंटिंग प्रोहिबिशन प्रोसिक्यूशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2015। फिर इस बिल को प्रेसिडेंट को रेफर किया गया था, देन प्रेसिडेंट इन 2018 गेव हिज असेंट टू दिस बिल। तो आसाम ने स्पेसिफिकली ये विच हंटिंग को प्रोहिबिट करने के लिए एक्ट बनाया था। विच हंटिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन ए जिसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करता, तो सोसाइटी के कुछ एलिमेंट्स है वो क्या करेंगे, ये ए जो है उसको बॉयकॉट करेंगे सोसाइटी में से, और दे विल मर्डर दिस पर्सन। काइंड ऑफ इसे हम मॉब लिंचिंग के साथ भी लिंक कर सकते हैं, राइट। अगर किसी पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी से मैच नहीं होता, सो दे कंसिडर दिस एज एन एंटी सोशल एलिमेंट, और सोसाइटी के लोग जो है इसे मार देते हैं, राइट। तो इसे कहते हैं विच हंटिंग। सो आसाम के अंदर ये विच हंटिंग का प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। स्टेट ने स्पेसिफिकली इसके ऊपर लॉ भी बनाया है, इस पर्टिकुलर लॉ को इसके अंदर मेंशन भी किया है, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following conditions must be fulfilled to be recognized as a state political party? First, securing at least 6% of valid votes polled in the state at a general election. Second, if it wins at least 2 seats in legislative assembly of the state concerned. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा।
करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2, दोनों कंडीशंस जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पे जनरल इलेक्शन का मतलब ये होता है कि इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर दोनों में से किसी भी इलेक्शन के अंदर अगर जितने भी वैलिड वोट्स डाले गए हैं तो उस वोट्स में से एटलीस्ट अगर 6% वोट्स मिलता है किसी पार्टी को, देन इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, दैट इट शुड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इनको रिकॉग्निशन मिल सकता है। रिकॉग्निशन कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आसाम के अंदर 2021 में इलेक्शंस है और वहां के किसी ग्रुप ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट about convention on biological diversity? First, it is a multilateral treaty of United Nations under the control of UNESCO. Second, India has ratified this convention but yet to take any step under this treaty. And third, this convention is legally binding on its signatories. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A 1 and 2। फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, थर्ड इज करेक्ट। अब देखिए ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, बट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनेस्को, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशन का जो एनवायरमेंट प्रोग्राम है उसके कंट्रोल में है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट होगा, सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है। अब देखिए सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा। यहां पे ये लिखा है कि कन्वेंशन इज लीगली बाइंडिंग। अगर ये लीगली बाइंडिंग है और इंडिया ने इसे रेटिफाई किया है तो इंडिया को कोई स्टेप लेने पड़ेंगे। और दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इंडिया ने रेटिफाई किया है लेकिन कोई स्टेप अभी तक नहीं लिया। तो दोनों स्टेटमेंट के बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से एक जो है वो करेक्ट है। इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर लिया है और उसके लिए इंडिया ने स्टेप भी लिए हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, और उसके अंदर इंडिया ने नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी बनाई है 2003 के अंदर, विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर दिस एक्ट, राइट। तो इंडिया ने इसके ऊपर स्टेप लिए हैं, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। थर्ड जो है वो करेक्ट है, इट इज लीगली बाइंडिंग अपॉन इट्स सिग्नेटरीज। तो हमें इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए आंसर होगा A 1 and 2। सो आज के न्यूज़पेपर में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से लेके ये काफी अच्छा आर्टिकल है, जिसके अंदर पर्टिकुलरली जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसको मेंशन किया गया है कि किस तरीके से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड करंटली जो एनिमल बॉर्न पैथोजेंस देखने को मिल रहे हैं, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement is or are correct about Aichi biodiversity targets? First, it aims to address the underlying causes of biodiversity loss by mainstreaming biodiversity across government and society. Second, these targets are to be achieved along with the SDGs, that is Sustainable Development Goals. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A 1 only। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट में ये आईजी टारगेट्स जो है उसका ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है उसको रोकना। कैसे रोकेंगे? थ्रू एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। तो ऑब्जेक्टिव करेक्ट है, लेकिन ये पर्टिकुलर टारगेट्स जो है वो 10 साल के लिए बनाए गए थे, फ्रॉम 2011 टू 2020। तो इस ईयर का इसके लिए ये रेलेवेंस है बिकॉज इस साल ये टारगेट्स जो है वो अचीव करने थे, लेकिन डिबेट ये चल रही है कि ये टारगेट्स जो है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आंसर है A 1 ओनली। यही जो आर्टिकल है इसके अंदर, अब ये देखिए आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जो है दे वर्क अंडर द कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इसी पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर भी ये मेंशन किया गया है कि जो इस साल हमें ये टारगेट्स अचीव करने थे, देयर आर टोटल 20 टारगेट्स, वी विल मिस दिस टारगेट।
Question number 8. Which of the following statement is or are correct? First, unspent revenue generated from cess can be spent to defray any other public expenditure. Second, cess income is a part of consolidated fund of India. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू. दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. अब देखिए सेस के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि इट इज मेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है. इट इज अ टैक्स ऑन द ओरिजिनल बेस टैक्स लायबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत सेस, तो ये यहां से जो फंड जनरेट होगा वो सिर्फ स्वच्छ भारत के अंदर यूज किया जाएगा. और यहाँ पे क्या लिखा है कि मान लो किसी पर्टिकुलर ईयर में ये सेस का जो फंड है वो हमने यूटिलाइज नहीं किया एंड द फंड शोज सरप्लस, देन दीज सरप्लस अमाउंट विल आल्सो बी यूज्ड फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस. अगर स्वच्छ भारत सेस में कुछ फंड बच जाता है तो नेक्स्ट ईयर वो उसी काम के लिए यूज होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि अगर कोई फंड बच जाता है तो उसे हम किसी और पब्लिक एक्सपेंडिचर में यूज कर सकते हैं. तो इस वजह से ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है. एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, द गवर्नमेंट विल हैव टू क्रिएट अ स्पेशल रिजर्व फंड. अ स्पेशल रिजर्व फंड. अगर मान लो कि एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अगर ये स्पेसिफिक सेस जो है वो बच जाता है, देन दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू दिस फंड. और दूसरे साल इस फंड में से ये मनी जो है वो यूटिलाइज होगा. एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ consolidated fund of India. ये consolidated fund का पार्ट नहीं है. तो सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू. सो रिसेंटली अनयूटिलाइजेशन ऑफ सेस इनकम के बारे में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया था. तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इस रिपोर्ट के बारे में और उसके क्रिटिसिज्म के बारे में काफी अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, आपको पढ़ना चाहिए. Question number 9. Which of the following statement is or are correct about off-budget borrowings? First, these funds are generally raised through creation of special purpose vehicle. Second, these borrowings are a part of fiscal deficit. Third, it is out of the statutory budgetary control of government. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, 1 and 3. फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, सेकेंड इज इनकरेक्ट. ऑफ बजट बोरोइंग का मतलब क्या होता है कि यहां से जो बोरोइंग्स की जाएगी इट इज नॉट फंडेड थ्रू द बजट ऑफ गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट को कोई पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने किसी स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस व्हीकल को बनाया. फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड. अब ये एबीसी लिमिटेड जो है वो काम किसका कर रही है, गवर्नमेंट का, बिकॉज गवर्नमेंट का ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है. अब एबीसी लिमिटेड जो है वो मार्केट में से मनी जो है वो बोरो करेंगी थ्रू लोन. अब ये लोन कोई किसकी गारंटी पे देगा, गवर्नमेंट की गारंटी पे देगा, बिकॉज अल्टीमेटली प्रोजेक्ट किसका है, गवर्नमेंट का है. तो मतलब गवर्नमेंट की गारंटी के ऊपर एबीसी लिमिटेड जो है वो लोन उठाता है, बट इट इज नॉट फंडेड थ्रू गवर्नमेंट. ये लोन रीपेमेंट जो है वो गवर्नमेंट नहीं करने वाली. तो इस वजह से इस पर्टिकुलर बोरोइंग को क्या कहेंगे, ऑफ बजट बोरोइंग. गवर्नमेंट के बजट में से ये फंड रिलीज नहीं होगा. लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि गारंटी गवर्नमेंट की है, तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट के ऊपर इसकी लायबिलिटी जो है वो डाली जाए इफ एबीसी लिमिटेड इज अनेबल टू पे दी लायबिलिटी. तो अगर गवर्नमेंट की लायबिलिटी होगी फ्यूचर में, तो ये रास्ता जो है वो बजट के अंदर मेंशन करना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट जो है वो फ्यूचर में इंक्रीज हो सकती है. बट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, बिकॉज इसे बजट में शो नहीं किया जाता. तो स्पेशल पर्पस व्हीकल वाला पॉइंट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है. एंड इट इज आउट ऑफ स्टैट्यूटरी बजटरी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल एफआरबीएम एक्ट. अब एफआरबीएम एक्ट के अंदर ये लिखा है कि फिस्कल डेफिसिट जो है उसे कंट्रोल में रखना है, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे बजट में से इस पर्टिकुलर बोरोइंग को एक्वायर नहीं किया, तो उसके ऊपर एफआरबीएम एक्ट जो है वो भी लागू नहीं होगा.
So it is out of the statutory control. So third is also correct. Answer is C, 1 and 3. इसी आर्टिकल के अंदर इस पैराग्राफ में ऑफ बजट बोरोइंग्स की बात हो रही है। जैसे लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, यहाँ से जो एक्सेस इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है, उसके थ्रू ये जो है लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। यहाँ पे जो फंड जनरेट होगा वो इस प्रोग्राम को फुलफिल करने में लगाया जाएगा। सो इट इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये प्रोग्राम जो है वो किसका है? नाबार्ड का है। उसी तरीके से रेलवे के अंदर अगर फाइनेंस की जरूरत है तो गवर्नमेंट ने वहां पे भी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IRFC। सो दीज आर द एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following factors show difference between presidents of US and India? First, term of office. Second, manner of election. And third, mode of removal. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A, 1 and 2। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट के लिए 4 साल की टर्म होती है, एंड इंडियन प्रेसिडेंट के आप सभी को पता है 5 साल की टर्म होती है। मैनर ऑफ इलेक्शन, यूएस प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली, एंड इंडियन प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं। मोड ऑफ रिमूवल जो है वो दोनों में सेम है, दैट इज थ्रू इम्पीचमेंट। अब यहां पे आपको वर्ड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इट इज मोड ऑफ रिमूवल। अगर मैनर ऑफ रिमूवल या फिर प्रोसेस ऑफ रिमूवल लिखते तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, बिकॉज इंडियन प्रेसिडेंट के अंदर अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट करनी है, सो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में ये प्रोसेस जो है वो इनिशिएट की जा सकती है। बट इन टर्म्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंट इट कैन बी इनिशिएटेड बाय द अपर हाउस ओनली, दैट इज सेनेट। तो दोनों के अंदर प्रोसेस जो है वो डिफरेंस है, लेकिन मोड ऑफ रिमूवल दोनों के अंदर सेम है। आंसर होगा A, 1 and 2। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इस वजह से ये कंपैरिजन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।